दोस्तों 9 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार हम तैयारी करते जा रहे हैं और पहले ही दोस्तों हमने 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और इसके साथ ही में वस्तुनिष्ठ भी हम क्या देखते जा रहे हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं। सफलता जिस ताली में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म के 3 लक्षण लिखिए। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने, एकदम प्योर सिलेक्टेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पहला है एंजियोस्पर्म के आपको 3 लक्षण बताने हैं। तो एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी भी कहते हैं। तो अब आपका आवृत बीजी भी लिखा आ सकता है या एंजियोस्पर्म अब इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट इसी पार से आ जाता है कि एंजियोस्पर्म के 3 लक्षण लिखिए। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सीधे आपको याद रखना आवृत बीजी एंजियोस्पर्म एक ही बात रहने वाली है। तो आवृत बीजी पौधों के बीज के चारों तरफ के आवरण उपस्थित होता है। दूसरा, मुख्य पौधों स्प्रोलोफाइट द्विगुणित होते हैं और जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते हैं। पुष्प के रूप में प्रजनन अंग उपस्थित रहते हैं। ये आपके एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी के लक्षण। फिर जिम्नोस्पर्म के लक्षण देख लेते हैं। अब जिम्नोस्पर्म को क्या है, अनावृत बीजी भी कहते हैं। इसके साथ ही लक्षण तो हम तैयार कर ही लेंगे। इसके साथ ही आपको क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर आपको क्या तैयार करके रखना है। तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधों के लक्षण, तो पहला है ये पौधे बहुवर्षीय एवं काष्ठी होते हैं जो समानतः मरुभिद स्वभाव के होते हैं। इन पौधों के बीज तो बनते हैं लेकिन वे बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, अर्थात बीज किसी खोल, भित्ति या फल के अंदर नहीं होते हैं। तीसरा, ये पौधे विषम बीजाणु होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के बीजाणु लघु और दीर्घ क्रमशः लघु और दीर्घ बीजाणुधारियों से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के मुख्य 3 मुख्य आपको क्या बिंदु लिखने हैं, यानी कोशिका सिद्धांत से संबंधित 3 आपको बातें बतानी है। तो पहला, सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम क्या एक कोशिकीय जीव है, ओके। मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो पहले कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने रहते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि जो भी जीव होगा वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर सभी कोशिकाओं में एक जैसी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और ये सब जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तीसरा, किसी भी जीव द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं वास्तव में उसकी कोशिकाओं के अंदर की क्रियाओं एवं उनकी आपसी क्रियाओं का क्या परिणाम होती है। लिपिड्स के कार्य लिखिए, कोई 3 आपको बताने। लिपिड्स के कार्य देख लेते हैं। अब यह सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सभी आपको यहाँ तैयार करके रखना है। तो लिपिड्स के कार्य क्या होते हैं, पहला है यह ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा देता है और इसके ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी ऊर्जा मिलती है। और यह विटामिन ए, डी, ई, के की अवशोषण में सहायता करता है। इसके साथ ही ये हमारे रुधिर के महत्वपूर्ण घटक है। 100 ml रुधिर में लगभग 500 mg लिपिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले आपको 3 कारक बताने। प्रकाश संश्लेषण की दर है उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक प्रकाश हो जाता है, तापमान होता है, जल हो जाता है। अब प्रकाश प्रकार किस प्रकार से, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है तथा अधिक तेज प्रकाश से क्रिया रुक भी जाती है। एक लिमिट होती है, ओके। प्रकाश चाहिए तो है, एक लिमिट तक चाहिए पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, पत्तियों में होता है। अब बहुत ज्यादा अगर प्रकाश दे दिया जाएगा तो पत्तियां क्या मुरझाने लगेंगी, पत्तियां सूखने लगेंगी। जब पत्ती ही नहीं बचेंगी तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से हो पाएगा। तो यहाँ बता जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन अधिक तेज प्रकाश पर यह क्रिया रुक जाती है। फिर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस पर ताप प्रकाश संश्लेषण की सबसे उपयुक्त माना जाता है। अधिक एवं कम ताप पर क्रिया का दर घटती है। इसके बाद जल महत्वपूर्ण यौगिक है। जल की कमी से होने से क्रिया प्रभावित होती है क्योंकि जीव द्रव की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अगर क्या है, जो पेड़ को क्या है पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो जिससे क्या होगा, स्टोमेटा बंद होने लगेगा। सबसे मुख्य काम क्या होगा कि इसमें स्टोमेटा बंद होने लगेगा। जब स्टोमेटा बंद होने लगेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या घटने लगेगी। नेक्स्ट, किंडमन के 3 महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। किंडमन से संबंधित जरूर क्वेश्चन आपको बनेगा। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है वो आपको कवर करके रखने हैं। इसमें किंडमन के महत्व तो सबसे हाई इंपॉर्टेंट रहने वाला और सबसे ज्यादा आपका सिंपल भी रहता है। किण्वन क्रिया का प्रयोग मदिरा बनाने के लिए, कारखानों में बियर, विस्की और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला प्रयोग क्या हो जाता है कि मदिरा बनाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, किण्वन क्रियाओं का घरेलू जीवन में भी महत्व, जैसे सिरका बनाने में।
फिर अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणुओं की किण्वन क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है कि कारखानों में क्या बियर बनाने के लिए, घरेलू महत्व देखें अगर घरेलू जीवन में इसका महत्व है तो सिरका बनाने में, ये साथ ही कार्बोनिक अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, इन सब के निर्माण में भी किण्वन क्रिया का महत्व होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। पहले तो नॉर्मल अगर सबसे सिंपल अगर पूछना है तो ऑब्जेक्ट में यही पूछ लिया जाता है कि किसी कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए विद्युत ग्रह कहा जाए या फिर आपका पावर हाउस कहा जाए, एक ही बात रहने वाली। कई बार लिख कर आ जाता है कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा क्यों कहा जाता है, विद्युत ग्रह क्यों कहा जाता है, सब एक ही बात यहाँ रहने वाली है। तो देख लेते हैं सिंपल अगर आंसर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करके रख लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित कर लेता है, इसलिए इसे क्या है एक पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया काय की दृष्टि से ऊर्जा ट्रांसड्यूसर का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थों का आक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात यह भोजन की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में संचित करती रहती है। इसका उपयोग धीरे धीरे जैव क्रियाओं के संचालन में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। मैंने आपका आंसर आपको अगर पूरा याद नहीं हो रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, तो इतना तो आपको यहाँ से याद करके रखना है कि यह ऊर्जा को क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के में एटीपी के रूप में संचित रखती है और इसको उपयोग धीरे धीरे क्या है जैव क्रियाओं के संचालन में होता रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है जिबरेलिन हार्मोन के 3 कारक बताने हैं। जिबरेलिन हार्मोन के कारण कौन कौन से हैं। पहला, यह तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रिय होता है। दूसरा, यह पुष्पों और फलों के आकार में वृद्धि करने में सहायता करता है और यह शराब बनाते समय किण्वन की क्रिया को तेजित करता है व विलगन की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो ये सिंपल आपके कार्य दिए हैं। जिबरेलिन हार्मोन के कार्य तने एवं पत्तियों की वृद्धि में सक्रियता होता है, पुष्पों और फलों के आकार में वृद्धि में सहायक होता है, इसके साथ ही शराब बनाने में किण्वन क्रिया को तेजित करने में भी इसका उपयोग होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य। ऑक्सिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं। पहला है ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके बाद यह शीर्ष कलिका को सक्रिय रखता है जिसके कारण पौधों में शीर्षस्थ प्रभावित होती हैं। फिर पौधों पर ऑक्सीजन के छिड़काव से विलगन परत का निर्माण नहीं होता है, इस कारण पत्तियां और कच्चे फल पौधों से टूटकर नहीं गिरते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन के भी कार्य आप समझ गए होंगे कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसके साथ ही शीर्ष कलिका को सक्रिय रखता है जिस कारण क्या है जो पौधों में शीर्षस्थ प्रभावित नहीं होते हैं। इसके साथ ही अगर पौधों पर गए ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है तो इसके विलगन परत नहीं निर्माण नहीं होता। अगर विलगन परत नहीं बनेगी तो जो आपके पत्तियां और फल होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं, ओके, अपने आप मतलब गिरते नहीं है। नेक्स्ट है संघ आर्थ्रोपोडा के आपको लक्षण पूछे जा रहे हैं। तो संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण, इसमें जंतु जल, थल और वायु तीनों प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। शरीर त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित और तथा बाह्य रूप में विखंडित होता है। सभी खंडों पर जोड़ीदार उपांग होते हैं। ये आपके संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण हैं। नेक्स्ट, पक्षियों में उड़ने हेतु रूपांतरण पाए जाते हैं। कोई 3 आपको रूपांतर बताने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में ये आपको 100% देखने को मिलेगा। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतर पाए जाते हैं। तो पहले अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर धारा रेखीय होता है, ओके, पक्षियों को उड़ने के लिए क्या एक धारा, अगर आकाश में उड़ना है तो 2 धारा रेखीय होनी चाहिए, ओके। जैसे एरोप्लेन बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाया जाता है तो इनका एकदम आगे से चौसी निकाली जाती है, ओके। तो धारा रेखीय शरीर होता है इनका, तो क्योंकि उड़ने में क्या है सहायक होते हैं। तो अग्रपाद के पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर धारा रेखीय होता है और बच्चे की पेक्टोरल पेशिकों का सुविकसित होना, ये है आपके पक्षियों में उड़ने हेतु रूपांतरण। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व लिखिए। तो अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व आपसे पूछे जा रहे हैं। ये भी आपका प्रीवियस जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब प्रीवियस में आपके आ भी चुके हैं और आपके आते रहते हैं। ये भी 100% किसी न किसी आपको सेट में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व। तो पहला है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्रिया लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आवश्यक रूप से होती है। यह प्रक्रम जनक तथा संतति के बीच अनुवांशिक सेतु की तरह कार्य करता है। और दूसरा, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी जाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है जो कि प्रत्येक जाति का विशेष लक्षण है। और तीसरा रहता है कि यह प्रक्रम गुणसूत्रों के गुणन को विफल कर किसी जाति विशेष को स्थिरता प्रदान करता है। अर्धसूत्री विभाजन के यह हो जाते हैं आपके 3 महत्व।
फिर पादप वृद्धि के आपको क्या विभिन्न चरण पूछे जा रहे हैं। पादप वृद्धि के विभिन्न चरण देख लेते हैं। तो पादप वृद्धि के विभिन्न चरण में पहला है कोशिका विभाजन प्रवस्था, फिर कोशिका संवर्धन या धीरकरण प्रवस्था, तीसरा रहने वाला कोशिका विभेदन या परिपक्व प्रवस्था। ये आपके दिए हैं तीनों पॉइंट उनके बारे में, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संघ इकाइडोडर्मेटा के 3 लक्षण आपको बताने हैं। तो इकाइडोडर्मेटा के 3 लक्षण में पहला कि यही समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय एवं देहगुहा युक्त होता है। दूसरा, इसमें जल संवहन तंत्र या अम्बुलेक्रेप्टर तंत्र पाया जाता है। ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा तो इतना बस याद रखिए, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है और इनके शरीर में विशेष परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का अभाव होता है। सिंपल आपका रहने वाला है, समुद्री जल में पाए जाते हैं, शरीर तीसरी होता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है और इनका शरीर विशेष परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र का अभाव रहता है। जैसे एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण आपको बताने हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के लक्षण ये भी आपका प्रीवियस में आ चुका है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। रिपीट होने के हाई चांस है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है कि ये उभयचर होते हैं, अर्थात ये जल और थल दोनों प्रकार के आवासों में रहते हैं। तो इनके कंकाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है। इनकी आंखों के ऊपर घूमने वाली पलकें तथा कानों के ऊपर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे टिपेनम कहते हैं। तो समझ गए होंगे एम्फीबिया वर्ग के लक्षण। उभयचर होते हैं यानी जल और थल दोनों प्रकार के आवासों में रहते हैं। कंकाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है और इनकी आंखों के ऊपर की पलकें और कानों के ऊपर एक बाह्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम टिपेटम कहते हैं। जैसे मेढक में श्वसन किस प्रकार से होता है समझाइए। तो मेढक जल व थल दोनों स्थलों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकता है। अब मेढक है, मेढक उभयचर है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। तो इसमें 2 सिस्टम होते हैं श्वसन के। ओके, एक जल के लिए उसका अलग सिस्टम है और अगर बाहर रह रहा है तो उसके लिए उसका अलग सिस्टम है। तो वह यहाँ बता जा रहा है, इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग कार्य करती है, इसमें त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुंह, गुहा और फेफड़ों का वायु श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो देह गुहा के बच्ची भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक की त्वचा में क्या श्वसन करते हैं। तो यहाँ आपका बताया जा रहा है मेढक में श्वसन किस प्रकार से होता है। जैसे प्रोटीन के 3 आपको कार्य बताने, प्रमुख कार्य क्या है प्रोटीन के कार्य। तो इसे हेडिंग वाइज यहाँ बना दिए गए कि एंजाइम के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, शरीर की उपापचय क्रियाओं में और परिवहन में। जैसे हार्मोन्स पहले एंजाइम के रूप में किस प्रकार से होता है प्रोटीन का कार्य, कि विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण में प्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करता है। हार्मोन के रूप में देखें तो शरीर की उपापचय क्रियाएं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। जैसे आपका इंसुलिन है तो ये आपके हार्मोन के रूप में हमें काम करता है, तो आपका एक प्रोटीन। परिवहन में देखें तो कुछ प्रोटीन दूसरे सरल अणुओं की से क्रिया कर अस्थायी यौगिक बनाकर उनका परिवहन करने में मदद करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी प्रकार से सीरम एल्ब्यूमिन युक्त वसा अम्लों के अणुओं को एंडीपोज ऊतक तक पहुंचाता है। तो ये हो जाते हैं आपके प्रोटीन के कार्य। नेक्स्ट साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य, ये भी आपका किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा। साइटोकाइनिन हार्मोन्स के 3 कार्य और एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य, दोनों अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। तो साइटोकाइनिन के कम कार्य देख लेते हैं। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रेरित करते हैं, लेकिन इनकी क्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। यानी साइटोकाइनिन क्या कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित तो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का होना यहाँ जरूरी होता है क्रिया के लिए। साइटोकाइनिन में पौधों की आकारिता प्रकृति को बदलने का गुण पाया जाता है, जिस कारण इनका उपयोग ऊतक संवर्धन में किया जाता है। साइटोकाइनिन का जीर्णता को रोकना है तो तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देना है। साइटोकाइनिन के उपयोग से सब्जियां, पुष्पों, फलों को कई दिनों तक क्या है ताज़ा रखा जाता है। यानी सब्जियों, पुष्पों, फलों को भी ताज़ा बनाए रखने के लिए भी साइटोकाइनिन का यहाँ उपयोग हो रहा है। जैसे एब्सिसिक अम्ल के 3 कार्य, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। पौधों में इसके छिड़काव द्वारा बाष्पोर्जन को काफ़ी कम किया जा सकता है, अतः इसका उपयोग प्रति बाष्पोर्जन के रूप में किया जाता है। जैसे हम चाहते कि इसमें ज़्यादा बाष्पोर्जन ना हो पौधे में, तो एब्सिसिक अम्ल का हम छिड़काव कर देते तो बाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम हो जाएगी। पर एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य पत्तियों तथा दूसरे पादप अंगों का जीर्णता को बढ़ाना है और एब्सिसिक अम्ल के प्रयोग द्वारा बीजों एवं कलिकाओं की प्रसुप्ति को भी बढ़ाया जाता है। तो ये आप हो जाते हैं एब्सिसिक अम्ल के कार्य।
तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 अंक की वाले महत्व प्रश्न। अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर लेंगे। बाकी जितने बताएं सब प्योर सिलेक्टेड रहने वाला है। तैयारी आपको करना है, क्वेश्चन आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ कवर कराए सबसे पहले आपको उन्हें तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर आपको और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।